हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक कंपनी है जिसका नाम है काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। तो क्या ग्रोथ आउटलुक्स है, क्या पर्सपेक्टिव है और अभी कैसे वैल्यूएशन है कंपनी की, हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि प्लीज़ आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना माने। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड पे और सबसे पहले देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल। ठीक है, क्यों थोड़ा सा बिजनेस मॉडल यूनिक है, क्यों मतलब हमको लगता है कि सस्टेनेबल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी के। देखो फ्रेंड्स, काइटेक्स गारमेंट लिमिटेड हम इसको सेकेंड टाइम कवर कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने कवर किया था इस कंपनी के बारे में। तो इसकी यूनिकनेस क्या है कि ये इन्फेंट्स के मतलब छोटे किड्स के मतलब जो भी है क्लॉथ्स वगैरह बनाती है, B2B मैन्युफैक्चरर है। तो 0 से 24 मंथ्स तक के लिए जो बच्चे रहते हैं, किड्स रहते हैं, उनके ये कपड़े बनाती है। ठीक है, और ये बहुत मतलब ग्लोबल प्लेयर है पूरे इंडस्ट्री में और इसका जो मेजर रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है, 70 to 75%। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इन्फेंट्स के अगर हम बनाते हैं तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट मतलब सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अदर कंट्रीज में जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, US, यूरोप और बड़ी बड़ी कंपनियों से इनका टाई अप है। तो जैसे सब मतलब इनको एक बारीकी से जो अपने को बोलते हैं ना कि सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब किसी भी न्यू एंट्रेंट को इतना देखो इतना जल्दी से मतलब परमिशन वगैरह नहीं मिलती कि भाई आप इन्फेंट्स के बना लो, किड्स के जो भी है क्लोथिंग और पूरे सेफ्टी मेजर सब फॉलो करके। अगर कोई न्यू एंट्रेंट होगा उसके बाद, जैसे इसके पुराने क्लाइंट्स हैं, मैंने आपको बताया था बड़े बड़े इसके लास्ट डिटेल जब हम बात की थे बिजनेस मॉडल का, उसमें बताया था कि वॉलमार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो इतना जिनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन इनका रहा है काफ़ी समय से, तो न्यू एंट्रेंट को इतना जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, और दूसरी इसकी एक अच्छी खासियत ये भी है कि ये कंपनी लगभग 85% मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करती है। मतलब बाकी इंडस्ट्री एवरेज देखोगे तो इससे काफ़ी बिलो है, 50-60% के बीच में रहता है। तो एक ये भी इसका इनहेरेंट एडवांटेज है। मतलब आप सीधा बात है भाई, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो आप कॉस्ट इफेक्टिव बन जाते हो। ठीक है, आपके मार्जिन्स इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। और तीसरा जो, अब देखो जो सबसे बड़ा मतलब जो एक फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा होता है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, हमको हर समय मतलब क्या एकदम मतलब अपॉर्चुनिटीज को अगर हमको एकदम जैसे बोलते हैं ना कि ढूंढते रहना शर्लॉक होम्स के जैसे, कि भाई अगर वो कुछ जो भी सुराग उराग ढूंढ रहा है तो हमको एकदम आंखें गड़ा के सब जगह दिखते रहना है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स करने जा रही है साल 2 साल में। तो आप इसका देखोगे, ये अभी मैन्युफैक्चर करती है अराउंड 4.3 लाख यूनिट्स। अगर मैन्युफैक्चर करती है तो ये बोल रही है 10.68 लैक्स मतलब अराउंड 11 लाख यूनिट के आसपास ये मैन्युफैक्चर करेगी आने वाले 2-3 सालों में। ठीक है, तो जिससे इसका रिवेन्यू है वो अराउंड ये अचीव कर लेगी 5000 करोड़ के आसपास। अभी जो इसका इसने FY25 में टारगेट दिया था 1000 करोड़ रिवेन्यू का, FY24 में इसका 600 करोड़ रिवेन्यू था। ठीक है, और तो और इन्होंने बताया था कि ये अराउंड फुल पोटेंशियल पे जो ये प्लांट वगैरह ला रहे हैं, मैं डिटेल में प्लांट का भी आपको बताऊंगा, उससे इसको 7000 to 7500 करोड़ का रिवेन्यू आ सकता है। ठीक है, ये तो एक बिजनेस मॉडल हो गया। ठीक है, और क्या ग्रोथ आउटलुक्स है उसके बारे में हमने बात किया। अब देखो क्या होता है, कम मैं लास्ट जब हमने इसको पहले भी कवर किया था तो भी बताया था कि भाई ये कंपनी आज तक कभी कॉन कॉल और PPT नहीं कर रही थी 3-4-5 सालों में। अचानक से इन्होंने आया और PPT मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाला सितंबर Q2 में, FY25 में, और इन्होंने जो गाइडेंस दिया रिवेन्यू का, ये इन्होंने बोला कि 1000 करोड़ के आसपास हम रिवेन्यू करेंगे। अब देखना रिवेन्यू के नंबर को मैं मैच कराता हूँ आपको। इन्होंने बाइफरकेट करके भी रिवेन्यू के नंबर जो गाइडेंस दिया, पहले इन्होंने बोला कि Q1 में ये 195 के आसपास मतलब रिवेन्यू करेंगे।
तो 190 करोड़ इन्होंने किया Q1 में, फिर Q2 में इन्होंने बोला कि 225 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करेंगे। अब आप देखोगे इन्होंने अचीव किया 216 करोड़। उसके बाद Q3 में 280 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करोगे, मतलब करेंगे इन्होंने बोला। तो Q3 का जो डाटा है उसमें भी इन्होंने 276 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया। मतलब क्या, जो कंपनी ने गाइड किया था कि 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अचीव करेंगे, वो लगभग वो टच कर जाएगी। मतलब इसको 300 करोड़ के आसपास ही और Q4 में अचीव करना रहेगा। तो अब समय आ गया, हमको ऑब्वियस है ट्रैक करते रहना है। हम रिजल्ट देखेंगे इसका कैसा है क्या है Q4 में। ठीक है, ये तो रही गाइडेंस और नंबर्स की बात Q3 में। अब देखो क्या है कि ना, जो जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी जैसे अपना नया प्लांट ओपन कर रही है, जैसे इतना बड़ा प्लांट ला रही है। मैंने आपको बताया कि आने वाले 2-3 साल में 5000 करोड़ मिनिमम रेवेन्यू टारगेट कर रही है। तो इसके लिए बहुत बड़ा वारंगल में और हैदराबाद में, मतलब तेलंगाना में ये अपना प्लांट शिफ्ट कर रही हैं। बेसिकली ये मतलब अभी तक मतलब केरला से ही ऑपरेट कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी यूनिट जो है तेलंगाना में भी डाल रहे हैं, जिसके लिए ये अराउंड 3000 करोड़ के आसपास इन्होंने कैपेक्स प्लान किया हुआ है। और अब देखो जैसे इनका था कि ये अराउंड अराउंड फंडिंग जो है 70% वो डेट लिया है, और 30% इक्विटी डाइल्यूशन या QIP वगैरह वहाँ से ये फंड रेज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि 3000 करोड़ के आसपास जो ये प्लांट सेटअप कर रहे हैं तेलंगाना में जाने का कारण, ठीक है, इनके जो मेन जो 4-5 फैक्टर इन्होंने बताया अपनी PPT में, उसको मैं थोड़ा सा एक बार डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव साबित होने वाला है कंपनी के लिए। जैसे इन्होंने बताया जो जो लैंड कॉस्ट है केरला में, उसका सिर्फ 5% कॉस्ट ही लगेगा तेलंगाना में, और लेबर कॉस्ट 50% डाउन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो वाटर वगैरह जो मतलब जितना अवेलेबल है वहाँ पे तेलंगाना में, उसका जो कॉस्ट है 75% डाउन हो जाएगा एज कम्पेयर टू केरला। ठीक है, अब दूसरा फोर्थ इनका ये और था कि एग्जिस्टिंग जो रॉ मटेरियल है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब तेलंगाना। तो रॉ मटेरियल में कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कंपनी जो बता रही है, जिस हिसाब से सेटअप कर रही है, तो मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अब देखो मैं कुछ आपको थोड़ा सा हटके चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। देखो हमको क्या है, हमको ब्रॉड पिक्चर में हम मैक्रो लेवल में देखें तो इंडस्ट्री में टेलविंड्स हैं। ठीक है, टेक्सटाइल में देखो चाइना +1 बांग्लादेश +1 जो चीज़ें चल रही है, मतलब जो भी जियो पॉलिटिकल अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है, उससे सीधा सीधा इंडिया बेनिफिशियरी है। आप डाटा आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर रिपोर्ट्स। और मैंने क्या लास्ट टाइम भी बताया था, 60% जो रिटर्न हमारे होते हैं वो तो सेक्टर टेलविंड से ही आते हैं। मतलब अगर आप इसको समझ गए सेक्टर रोटेशन को कि कब किस सेक्टर में हमको बैट करना है, तो आपके लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम गलती करते हैं। ठीक है, सिक्लिकल इंडस्ट्री सिक्लिकल भी होती है, ये टेक्सटाइल भी सिक्लिकल इंडस्ट्री है। अगर आप सिक्लिकल इंडस्ट्री मतलब डीप, हालांकि सब इंडस्ट्री लगभग सिक्लिकल ही होती है, ये थोड़ी सी डीपली सिक्लिकल है। तो आपको अगर सिक्लिकल बेट से डर लगता है तो आप दूर रहिए इस इंडस्ट्री से। तो भाई मैं क्या बता रहा था, 60% जो रिटर्न्स हैं वो सेक्टर मतलब टेलविंड से ही आ जाते हैं, और हमको सीधा साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मतलब जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उन्होंने भी बताया 4-5 साल में लगभग 2-3 टाइम्स हो जाएगी हमारी टेक्सटाइल मार्केट। और चाइना और बांग्लादेश और ये सब, अब तो US में भी जो चल रहा है टैरिफ वैरिफ, और उससे अपने को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया की तरफ ही दिख रहा है। ये तो मैक्रो लेवल पे बात हो गई। सेक्टर टेलविंड से 60% रिटर्न्स में क्यों बोला, क्योंकि आप देखो जब भी कोई चीज़ आप छोटे नज़रिए से आप इसको सोचो, अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है, मतलब जैसे दिवाली वाली में कोई चीज़ की डिमांड होती है, पटाखों की या जो भी, तो जो मतलब अगर कहीं पे सप्लाई और डिमांड मिसमैच होता है तो उसको सेक्टर टेलविंड्स मिलती है। मान लो कोई अपन ऐसी जगह चले गए जहाँ पे दिवाली वाले एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे मान लो फटाके आसानी से नहीं मिलते, तो वहाँ पे जो
जो लंगड़ा घोड़ा भी रहेगा, मतलब जिसके पास सामान उतना अच्छा नहीं है, कोई इकोनॉमिक मोट नहीं है, उसका भी माल बिकेगा। सीधा सिंपल सी बात है, डिमांड इतनी है कि उतनी सप्लाई है ही नहीं, टेलविंड से सीधा सीधा। तो लंगड़ा घोड़ा भी तेजी से दौड़ जाता है सेक्टर टेलविंड्स के कारण। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको लंगड़ा घोड़ा को ढूंढना है या फोकस करना है, मैं जस्ट एक आपको सेक्टर रोटेशन की कहानी बता रहा था थोड़ा सा हटके। हमको तो भाई बहुत हमारा जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी वो ऐसे ही होना चाहिए कि कोई भी कंपनी को हम चूज कर रहे हैं तो उसके कोई सस्टेनेबल एडवांटेज हो, इकोनॉमिक मोट हो, ठीक है, वो कुछ हमको फंडामेंटल ट्रिगर दिखे कि क्या प्ले आउट होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा कैपेक्स कर रही है कंपनी, अपनी कैपेसिटी को लगभग 3 टाइम्स कर रही है रिवेन्यू में, और जो टारगेट किया उसको अचीव भी कर रही है, मैनेजमेंट वॉक द टॉक भी है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स भी हैं, उसमें भी हम चलते हैं। अब देखो, एक मैं आपको ना बहुत एक अच्छा मतलब मल्टी बैगर्स कैसे फाइंड किया जाता है उसका एक मैं छोटा सा 1 मिनट का और बता देता हूँ। देखो, कोई भी कंपनी अगर जब उसका सीधा सीधा आप बैलेंस शीट में देखोगे, लास्ट टाइम भी मैं बताया था, आप स्क्रीनर में जाके भी चेक कर सकते हो कि अगर वो CWIP कर रही है, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, आप अभी जाके, आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो या तो अभी पॉज कर लो 2 मिनट, आप स्क्रीनर में चेक कर लो कि जो इसका CWIP है वो कितना ज़्यादा है अभी, मतलब 2000 करोड़, 2500 करोड़ के आसपास है। तो भाई मतलब ये प्लांट बैठा रही है, कैपेक्स कर रही है, हमको सीधा सीधा दिख रहा है, और भी इसका डेप्रिसिएशन बड़ा नहीं है। जब इसका प्लांट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, प्लांट लाइव हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये जो CWIP वाला अमाउंट है वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में चले जाता है। फिक्स्ड एसेट्स में चले जाता है तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब सीधा सीधा भाई, कंपनी ने कैपेक्स किया है, प्लांट डाला है, और वो दिखेगा हमको बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ डेप्रिसिएशन इनको काटना पड़ेगा, जो भी ये प्लांट व्लांट बैठा रहे हैं। तो हम ऐसे मतलब छोटा सा बताने का यही उद्देश्य था कि हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को कि भाई हम जाएं, हाँ, किस कंपनी में मतलब सबसे पहले तो हम ब्रॉड व्यू में देख लें किस सेक्टर्स में टेलविंड्स हैं, उसके बाद फिर कौन कौन सी उसमें कंपनियां हैं। पहले हम ब्रॉड मतलब अप टू डाउन अप्रोच देख लें मैक्रो लेवल में, फिर बॉटम्स अप अप्रोच कर लें कौन कौन सी कंपनी के क्या इनहेरेंट एडवांटेज है या मोट है, फिर कौन सी कंपनी बड़ा सेटअप कर रही है, उसके कैपेक्स आने वाले हैं या जो गाइडेंस दे रही है, टारगेट कर रही है, फिर हम उसको डिटेल स्टडी करें। ऐसे आप सिंपल मतलब सिंपल नहीं है, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, इतना ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स बना दिए कि हम दिन भर एनालिसिस पैरालिसिस में उलझे रहते हैं। हम सिंपल अपना फ्रेमवर्क बनाएं और उसमें काम करते चलें। चलो, ये तो थोड़ा सा हटके मैंने आपको आज एक ट्रिक बता दी। अब दूसरा हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3000 करोड़ के आसपास का देखो डेट लिया है, ठीक है, और 2100 करोड़ मतलब डेट में है, और बाकी QIP वगैरह जो भी 3000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है उसमें 70% अगर हम माने तो 2100 करोड़ के आसपास डेट है। तो डेट भी एक ठीक ठाक अच्छा लेवल पे है ना। और अगर कुछ भी रिस्क फैक्टर्स मतलब कभी रॉ मटेरियल फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं कम जाते हैं, जैसे मैंने बताया सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और कभी डिमांड आना कम हो जाता है यूएस और इधर उधर से कुछ, और कुछ नए मतलब मुद्दे या जियो पॉलिटिकल टेंशन, मान लो टैरिफ ही बढ़ जाते हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर को हमको नज़रअंदाज नहीं करना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमको ट्रैक करते रहना है कि भाई कंपनी गाइड कर रही है तो कैसे उसके परफॉर्मेंस है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब मैं थोड़ा सा आपको Q3 के फाइनेंशियल्स पे चर्चा करता हूँ, वैल्यूएशंस बताता हूँ आपको। देखो, दिसंबर 24 में इनका जो रिवेन्यू आया 276 करोड़ के आसपास, मैंने बताया लास्ट ईयर इनका था 164 करोड़ के आसपास। और अब आप देखोगे मतलब सॉरी 68% का जंप रहा रिवेन्यू में। दूसरा जो इनका पैट रहा वो अराउंड 41 करोड़ के आसपास रहा, जिसमें से अदर इनकम को हम माइनस कर देंगे, मतलब 8 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी, तो हम 33 करोड़ फ्रॉम ऑपरेशंस मान लेते हैं। और इनका जो लास्ट ईयर दिसंबर 23 में जो इनका पैट था वो 15 करोड़ के आसपास था, ठीक है। तो अब आप देखोगे मतलब डबल से ज़्यादा हो गया पैट, सीधा सीधा 33 करोड़ के आसपास हो गया 15 करोड़ से। अब थोड़ा सा हम वैल्यूएशन एक्सरसाइज में चलते हैं। हम पीई और पैग रेशियो में आपको बताता हूँ। देखो, 3 मंथ्स का हम देखें, सॉरी 3 क्वार्टर्स का हम देखें तो अराउंड 27 करोड़, 37 करोड़, 41 करोड़ ऐसा इनका पैट था।
और जिसमें से हम अदर इनकम माइनस कर दें तो मतलब 3 और 8 टोटल 14 करोड़ इनके अदर इनकम आए थे। तो 91 करोड़ का इन्होंने 3 क्वार्टर्स में सीधा सीधा पैट इंक्लूड किया, वो भी हम अदर इनकम हटाते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ही मान लेते हैं। अब हम मोटा मोटी देखो 30 करोड़ के आसपास इन्होंने Q3 में कर लिया है और लगभग 300 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं Q4 में भी। 30 करोड़ एकदम कंजर्वेटिव साइड, हम 30 करोड़ अगर मान के चल रहे हैं तो 120 करोड़ का अगर ये पैट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इनका मार्केट कैप अराउंड 3500 करोड़ के आसपास है, तो पैट पी रेशियो अराउंड 29 के आसपास है, ठीक है। मतलब 30 से भी बिलो है। और आप देखोगे सीधा सीधा पैट अगर हम मान लेते हैं, मतलब सीधा सीधा हमको ऑपरेटिंग लिवरेज भी दिख रहा है, पैट लगभग हमारा डबल हो गया है 120 करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर 56 करोड़ के आसपास था, तो पैट ऑलमोस्ट डबल आ रहा है। अगर हम कंजर्वेटिव भी साइड माने, ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं भी मिले, ठीक है, तो 60% ही अगर ग्रो हो रही है सेल्स, और वो लगभग टारगेट इन्होंने अचीव भी कर लिया है 3 क्वार्टर्स में, तो 60% का ग्रोथ इंजन है और पी रेशियो आपको मिल रहा है 30 के आसपास। तो पैग रेशियो सीधा सीधा बिलो 1 है, 0.5 के आसपास है। तो मतलब वैल्यूएशंस वाइज काफ़ी अभी मतलब लिक्रेटिव दिख रहा है। बाकी देखो आप मतलब ये मैंने कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं बताया। अब कैसे हम देखें, ट्रैक करें, कैसे समझें, कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करें, क्या क्या, मतलब जैसे मैंने आपको एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाला बताया कि भाई कैपेक्स कर रही तो उसमें दिखेगा, फिर फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा तो डेप्रिसिएशन में कटेगा, तो सीधा सीधा रिवेन्यू उसका बढ़ेगा, मतलब डेप्रिशिएट करेगा, तो सीधा सीधा ग्रोथ है, मतलब आने वाले समय में वो हमको क्लियर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और इसी टाइप के हम वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।